नमस्कार। क्लासिकल डांस में आत्मा की झलक मिलती है। नृत्य एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अब कथक की ताल में अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद की अनुभूति ना केवल नाचने वालों को मिलती है, बल्कि उसे देखने वालों में भी वैसे ही भाव प्रकट होते हैं, वैसा ही वह भी अनुभव करते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर, कथक नृत्यांगना शिवानी कपूर जी से, और उनसे जानते हैं ऐसे ही अनुभवों के बारे में और अधिक जानकारी। मैडम, आपका एक्सेक्चर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया है कि मैं आज इस अस्तित्व एपिसोड का एक भाग बन सकूँ। और जैसे कि सर आपने बात कही कि कथक में एक अद्वितीय आनंद है। बिल्कुल। ईश्वर उपासना का साधन ही नृत्य है। जब हम अपने मन के भावों को अपनी आंगिक चेष्टाओं द्वारा मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो इससे अधिक कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। और जब हम उस ईश्वर से जुड़कर आनंद विभोर होकर नृत्य की प्रस्तुति देते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद है जो ना कहीं करने वालों को बल्कि देखने वालों को भी और शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। कोई अलग ही एक स्टेज पे ले जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि नहीं, शब्दों को भावों के द्वारा, बिल्कुल, भावों के द्वारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सप्रेशन के माध्यम से वही बात दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। कथा बेसिकली कथक जो शब्द है वो कथा से ही उत्पन्न हुआ है कि कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग है ये। और कथा को अपनी आंगिक चेष्टाओं, अपने हाव भाव और के द्वारा प्रस्तुत करना ही नृत्य है, कथक। आपको कथक के प्रति रुझान कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही? जी सर, जब मैं 5 वर्ष की थी तो तब हम बहुत छोटे थे, तो आपको भी पता होगा दूरदर्शन पे संडे के संडे एक प्रोग्राम आता था 4 बजे से 4:30 बजे। उसमें एक बार पंडित बिरजू महाराज की परफॉर्मेंस चल रही थी। जी। मैं बहुत छोटी थी तो मैं ना वहीं पे बैठ गई उनको देखने के लिए। तो मेरे को लगा कि इस हर एक चीज़ में म्यूज़िक इतना सुनते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या इतना अलग सा है कि जो मेरे को इतना अपनी तरफ खींच दिल रहा को है, छूता है वो चीज़। बिल्कुल अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैंने घर पे अपनी इच्छा जाहिर की अपने पेरेंट्स को कि मुझे ना डांस सीखना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको क्लासेस स्टार्ट करवा देते हैं। तो घर में कोई क्लासिकल डांस नहीं, से वाबस्ता था? हमारे पूरी फैमिली में अच्छा। म्यूजिक और उससे कोई किसी का दूर दूर तक नाता नहीं था। सब एकेडमिक्स में ही थे। अच्छा। तो कोई गजटेड पोस्ट पे एकेडमिक्स में। अच्छा। नृत्य की तरफ सिर्फ अपने पूरे कहें कि परिवार में सिर्फ मैंने ही तो इस कहा जा चीज़ में सकता कि आपका क्रांतिकारी कदम था नृत्य की तरफ। हम यही कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम भी था। और क्योंकि आमतौर पेरेंट्स ज़्यादा अलो नहीं किया करते। नहीं, पेरेंट्स का साथ रहा मेरे को। अच्छा। और 5 वर्ष की आयु में मैंने सबसे पहला जो एडमिशन लिया अपने गुरु, प्रथम गुरु मेरी डॉक्टर रश्मि नंदा जी। अच्छा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के HOD मैम। अच्छा। उनके थ्रू मैंने कथक सीखना शुरू किया। लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आई कि जैसे हम सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे स्कूल की ट्रांसफ़र हो गई। स्कूल पर अमृतसर से कपूरथला में चला गया। तो फिर वहाँ से आना जाना में थोड़ी प्रॉब्लम रही और फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैंने फिर पर मेरी आत्मा जुड़ी थी नृत्य के साथ। वो कभी भी स्कूल में फंक्शन होना, मैंने कहना मैंने क्लासिकली करना, चाहे आए चाहे नहीं, क्योंकि जो क्लासिकल विधा है ना वो अपने ग्रंथों में बसी है। और हर एक उसके हाथ उठने का अलग मतलब है, अपने नेत्र संचालन का, ग्रीवा संचालन का, हर एक चीज़ का एक अपने आप में एक शाब्दिक अर्थ है। तो बट फिर भी स्कूल में करते थे, पर मैंने ग्रेजुएशन में इसको एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करके फिर इसमें आगे अपनी कला को। आप पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं? क्योंकि जिस तरह से आपका रुझान बचपन से ही क्लासिकल डांस की तरफ रहा, कथक की तरफ रहा, तो कुछ पुराने जन्म की उसमें आपका विश्वास है वैसे? जी, मेरा ये मानना है, क्योंकि पूरे अपनी फैमिली में देखा जाए तो मेरे को ही, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कथक को नहीं चुना है, कथक ने मुझे चुना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन रहा है, तभी कथक ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो आप इंस्पायर हुए पंडित बिरजू महाराज जी से? मैं पंडित बिरजू उसके महाराज बाद जी से इंस्पायर विधिवत हुई। तौर पर आपने किन किन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त? मेरे सबसे पहले कथक गुरु हैं डॉक्टर रश्मि नंदा जी, जी। जिनसे मैंने ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने इस विधा को आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने जम्मू आके डॉक्टर प्रिया दत्ता जी से कथक की शिक्षा ली। और
कथक उनसे शिक्षा लेने के बाद कोविड टाइम में मैंने जयपुर घराने के प्रवर्तक राजेंद्र गंगानी जी जो हैं उनके बेटे संजीत गंगानी जी से अपनी इस नृत्य शिक्षा को आगे बढ़ाया। क्लासिकल म्यूज़िक में आमतौर पर घरानों की हम बात सुना करते हैं, तो आप किस घराने से वाबस्ता हैं? मैं ऐसे तो जब मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की थी तो मैंने जयपुर घराने को ऑप्ट किया था। अच्छा। मैंने जयपुर घराने से स्टार्ट किया था। फिर मैंने जब मैं जम्मू आई मैंने डॉक्टर प्रिया दत्ता जी से सीखना शुरू किया तो मैम का लखनऊ घराना है। अच्छा। तो फिर अब मैं लखनऊ और जयपुर दोनों घरानों को एक साथ लेके उस शिक्षा को बेसिकली आप पंजाब से हैं? हाँ जी, बेसिकली मैं पंजाब से तो हूँ। पंजाब में अगर मंच की बात की जाए तो बहुत से प्लेटफार्म हैं आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। जी। क्या वैसा ही आप अनुभव कर पाई हैं जम्मू में? सर इसमें कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है क्योंकि पंजाब में जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है बेसिकली उसको बहुत फ्लरिश किया जाता है। उसको मतलब स्टूडेंट्स को इतना प्लेटफॉर्म अवेलेबल उपलब्ध है है, वहाँ पे कि इतना मैंने जब से मैं जम्मू आई हूँ मैंने इतना नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कॉलेज के प्रोग्राम के दायरे में ही रह जाते हैं या वो प्राइवेटली क्योंकि अपना आप कुछ करें इस तब। सवाल का बेटर जवाब दे सकती हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में आप क्लासिकल डांस सिखाती भी हैं। जी 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 सर, मैं इसीलिए सर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ कहीं स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज के प्रोग्राम्स में और उस प्लेटफॉर्म तक रह जाते हैं कंपटीशन जैसे हमारा डिस्प्ले योर टैलेंट है या फिर वो किसी एकेडमी के साथ जुड़े हैं बस उसी दायरे में रहते हैं। उनको आगे इतना फुल फ्लेज्ड कंपटीशन फुल फ्लेज्ड उनको अपना आर्ट दिखाने का मौका नहीं मिलता है सर। क्या डिस्प्ले योर टैलेंट जो कि एक एनुअल इवेंट रहता है कॉलेजेस का, हाँ जी। सफिशेंट है नहीं एक सर। आर्टिस्ट की वो क्यूरियोसिटी टू परफॉर्म स्टेज पे जाके डांस करना? सर इसी पे मैं आपको एक बात बोलती हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर रश्मि नंदा जी ये कहा करते थे कि जब हम एक दिन रियाज नहीं करते ना तो हम 8 दिन पीछे जाते हैं। तो जो इवेंट साल में एक बार आएगा तो हम फिर वो कैसे उसके लिए कर पाएंगे 364 क्योंकि डेज हमें आपने रियाज करना है। तो हमारे लिए एक जैसे खाना खाना रोज जरूरी है ना वैसे हमें कथक में या गायन वादन नृत्य की जितनी भी शैलियाँ हैं जो हमारी उनमें हमें रियाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रियाज नहीं करेंगे तो हम एक कैसे परफॉर्म कर पाएंगे अपने इस चीज़ को वो निखार कैसे पाएंगे। अगर हमें एक भाव दिखाना है जैसे बिरजू महाराज जी एक ठुमरी का भाव दिखाते हैं आन मिलो सजना, उसमें वो इतने भाव दिखाते हैं। वो एक गुड़े हुए कलाकार हैं लेकिन उसके पीछे उनका रियाज ही उनकी इस वो कहते हैं ना सक्सेस ऑफ की है। क्लासिकल डांस की डिफरेंट फॉर्म्स है जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है और भी बहुत सी फॉर्म है। कथक कितना टफ है क्योंकि कथक के थ्रू आप एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। हाँ जी हाँ जी। इसमें आपका मेकअप उतना हैवी नहीं रहता जितना कथकली पे रहता है। लाउड एक्सप्रेशन के माध्यम से आप भाव व्यक्त नहीं कर पाते। तो कितना आप टफ समझते हैं क्योंकि कथक अपने आप में एक कंप्लीट डांस फॉर्म है। सर अगर हम देखें तो हर एक नृत्य शैली अपने आप में एक कंप्लीट शैली है। हर एक शास्त्रीय नृत्य जो है वो टफ है, हर एक चीज़ टफ है। कथक में हमें सबसे पहले हमारा फुटवर्क, हमें फुटवर्क के द्वारा अब हमारे पद संचालन जो है तिहाइयाँ तो हम करते ही हैं, उसमें लड़ी करते हैं जिसमें हम घोड़े के चलने की आवाज़, तकिट तकिट धिन में रेलगाड़ी चलने की आवाज़, ये सब रियाज के थ्रू ही निकाल पाते हैं। लेकिन जब हमारी तत्कार स्ट्रांग होगी, जब हम इसको दिन में 1 घंटा रियाज सिर्फ तत्कार का करते हैं तभी हम अपने पैर चला पाएंगे। और लयकारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कथक में तो उनको करने के लिए तो रियाज ज़रूरी है। और टफ तो हर एक विधा है, चाहे हम कथकली की बात करें, भरतनाट्यम की बात करें या कथक की बात करें, हर एक विधा अपने आप में मुश्किल तो है। क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, क्लासिकल अगर वोकल हो तो कहा जाता है कि एक तरह से मेडिटेशन की तरह लिया जा सकता है इनको। आपको अलग से मेडिटेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पूरी तरह से डूब जाया करते हैं अपनी आर्ट फॉर्म में। क्या आपने कभी महसूस किया परफॉर्मेंस के दौरान, रियाज के दौरान कि आप दुनिया से कटे हुए हैं, किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये मेडिटेशन की तरह नहीं है, ये एक तरह का मेडिटेशन ही है। जब हम जैसे हारमोनियम पे नगमा बज रहा है, तबले पे ताल बज रही है और हम कोई स्तुति कर रहे हैं ईश्वर उपासना के लिए, जैसे हम कथक की शुरुआत स्तुति से करते हैं। तो अगर हम स्तुति कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ में हम इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन होके तभी वह हमारे वैसे एक्सप्रेशंस
पर उस चीज़ से जुड़ना पड़ता है हमें। अगर हम उस चीज़ से जुड़ेंगे नहीं तो बाहरी भाव दिखा के हम ऑडियंस को उस तरफ नहीं लेके जा सकते। अगर हम अपने भाव हमारे ऐसे होंगे तभी रस की निष्पत्ति हो पाएगी, तो ऑडियंस उस रस को आनंद ले सकेंगे उस रस का। और ये एक मेडिटेटिव स्टेट ही है। जैसे हम मेडिटेशन में शून्य हो जाते हैं, अगर हम नृत्य में शून्य होकर अपने आप को बिल्कुल खाली करके, मतलब अपने मन में जो थॉट प्रोसेस हो रहा है उनको बिल्कुल छोड़ के उस करेक्टर में हमें जाना पड़ता है, वो रियाज के साथ। और हम उस करेक्टर में जब जाते हैं, जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं और बिल्कुल हमारी क्लीनिंग हो जाती है और एक हम अलग ही दौर, एक अलग ही दुनिया में होते हैं। तभी वैसे ही हमारे मुख राग हमारा वैसा होता है, तो जो देखने वाले को बहुत आनंद की अनुभूति कराता है। साउथ इंडिया में जितने भी घर हैं, लोग जहाँ रहते हैं, उनको अपने आर्ट एंड कल्चर से बहुत प्यार है, क्योंकि साउथ में जो भी बच्चे हैं उनको शुरू से ही, बचपन से ही गाना की और नृत्य की ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर दी जाती है। नॉर्थ में क्या ऐसी परंपरा है? सर इतना इज्जत मान आर्टिस्ट को प्राप्त है? सर मैं आपकी इस बात से ये कहना चाहूँगी कि साउथ में और नॉर्थ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि साउथ में घर घर से कला शुरू की जाती है, लेकिन नॉर्थ में को करिकुलर एक्टिविटी का नाम इसको दे दिया जाता है। क्या आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ उस तरह से की जाती हैं? स्कूल कॉलेजेस में तो आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक सिलेबस का एक पार्ट बना दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही हैं जो एक स्टूडेंट को अपने एकेडमिक्स में 100% देने के लिए उसका साथ देती हैं। क्योंकि अगर हम मेंटली पीस में होंगे और अगर जैसे हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं, हम परेशान हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें बहुत एक रिलैक्स्ड फील होता है। हम कहते हैं कि आज मेरा मन है गाना गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि वो गुनगुनाना जब मन में शांति है तभी पॉसिबल होता है ना। तो जब ये चीज़ें हमें शांति देती हैं तभी हम कुछ पढ़ पाएंगे, तभी हम कुछ लिख पाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपना एकेडमिक्स में 100% देने के लिए। तो ऐसा इसको आगे भी स्टूडेंट को, मेरे को लगता है, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे बाकियों के लिए नहीं पता है कि वो क्या सोचते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ कि स्कूल में ही बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पेंटिंग हो गई, पेंटिंग क्या है? मन के भावों को कैनवस पे उतारना। जब हम स्टूडेंट को लिबर्टी दे देंगे कि जो आपके मन में है आप उसको इस कैनवस पे उतारिए, जो आपका दिल है आप उसको गाइए, खुल के गाइए। जब हम स्टूडेंट को गाना सिखाते हैं तो हम उसको बोलते हैं खुल के गाइए, दबना नहीं है। तो वो खुलना क्या है? वो खुलना वही चीज़ है कि जब आपके मन में कोई शंका ना हो, आप कोई भी किसी चीज़ से, कोई परेशानी से घिरे हुए नहीं हो, तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका बहुत हेल्प करती हैं। और स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि ये आगे जाके आप इसको बीइंग अ प्रोफेशन, बीइंग अपनी हॉबी, इसको ऑप्ट कर सकते हैं। आज अगर हम देखें, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो एक क्लासिकल डांसर भी हैं, जो हम शोभना नारायण मैम की बात करें, तो वो अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ जी रही हैं, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी जॉब भी कर रही हैं। मैं यही पूछना चाहता था कि अगर आप अपनी आर्ट फॉर्म को, चाहे आप साहित्यकार हो, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ रिलेटेड हो, क्लासिकल डांस करते हो, अगर आप उसे अमेच्योर लें तो कितना बेहतर रहेगा आर्ट को प्रमोशन देने के लिए, और अगर आप उसको प्रोफेशनल लें तो क्या प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हुए सर्वाइवल पॉसिबल है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है आर्ट एंड कल्चर में? क्लासिकल डांस में अगर आप पूरी तरह से डूब जाते हो उसमें, आपने एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करना है, तो आपको आर्थिक मदद है घर चलाने के लिए? सर अब इसमें तो हमारे अपने जैसे हमारी एकेडमिक्स हैं, हमारी आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, वो प्रमोट करती थी आर्टिस्ट को, आज भी करती है इस चीज़ के लिए। एक फाइनेंशियल नीड तो सबको ही होती है। अगर हमें कल को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तो हम वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसीलिए प्रोफेशनल को देखते हुए हम जैसे हॉबी क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपने, कि एक सोर्स ऑफ इनकम, बट वो सोर्स ऑफ इनकम नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, कि उस जो बच्चे हमसे सीखने आ रहे हैं एटलीस्ट उनको वो स्टेज हम अवेलेबल करा सकें, उनको वो स्टेज मिल सके जहाँ पे वो ये कहें कि हमने ये आर्ट परफॉर्म की है। इसको सीखने के बाद उनको अपने आप में भी चेंज नज़र आएगा। उससे ये है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहती है। आपके कहने का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़े रहें।
क्योंकि उससे आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे एकेडमिक। एकेडमिक जी। आपके पास जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं उनमें कैसा आपको सीरियसनेस नज़र आती है? क्या उनका यही मुद्दा है कि मैं यहाँ से डिग्री प्राप्त करके फिर आर्ट टीचर लग जाऊंगी और प्राइवेट स्कूल में जाके कला सिखाऊंगी बाकी बच्चों को, या फिर परफॉर्मेंस देते हुए, रेगुलर परफॉर्मेंस देते हुए अपने लिए एक नाम पैदा करना है, प्रदेश का भी नाम रोशन करना है उस लेवल पे जहाँ पे सोनल मान सिंह जी ने, शोभना नारायण जी ने या फिर बिरजू महाराज जी ने अपने लिए नाम पैदा किया और हिस्ट्री बने? सर अब हम ये कह सकते हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। इसी तरीके से 5 में से एक उंगली तो नहीं हम हमारे मैं वही आपकी उसी बात पे आ रही हूँ कि जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर एक स्ट्रीम में 10 सीट्स होती हैं। शौक है बच्चों को, उन 10 सीट्स में से कोई एक बच्चा ऐसा निकलता है जो मेहनत करता है अपने लिए, जिसको हम देखते हैं कि वो सारा दिन बस एक चीज़ क्लास में कराइए, जैसे फुटवर्क है अपना, उस फुटवर्क को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए वो सारा दिन रियाज कर रहा होता है। और आजकल की यंग जनरेशन शॉर्टकट्स चाहती है कि मतलब एक पीस सीख लिया, चलो जी रील बना ली, उससे फेमस हो गए। बट वो एक आर्ट को के साथ जस्टिस नहीं है। वो आप उस ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना सा सीख के मैं उस कलाकार बन गया, कलाकार बन लेकिन गया। आपने जब लाइव परफॉर्मेंस देनी है स्टेज पे, हाँ जी, कथक की, और बड़ी लंबी लंबी परफॉर्मेंस भी हुआ करती है रेगुलर उसमें। सर जब हम 60 घंटे रियाज करते हैं ना, तो हम स्टेज पे 10 मिनट जाके परफॉर्म कर पाते हैं। बड़े हेक्टिक है ना वो। हाँ जी। और 10 मिनट में सब कुछ आपने अकेले व्यक्त करना है सारा वो, थ्रू एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स। आजकल तो देखा जाए अगर फिर तो रील नहीं बन पाए। सोलो कथक का थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है, आजकल ग्रुप कथक का ट्रेंड है। अच्छा। जिसे नृत्य नाटिका भी कह सकते हैं हम। बेसिकली नृत्य नाटिका है इसमें लीड तो एक ही करते होंगे? नहीं, लीड सभी सभी का बराबर रोल होता है। अगर राधा कृष्ण है तो ऑलमोस्ट सभी राधा कृष्ण के रूप दिख रहे होते हैं। अच्छा। वो लेकिन वो अलग अलग मूवमेंट्स में, एक स्टोरी, जैसे रास की स्टोरी है। अच्छा। तो उसमें पहले कथक में एकल नृत्य था, उसमें अकेले एक आर्टिस्ट को ही सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन आज जब ग्रुप कथक की बात हो रही है, क्योंकि ऑडियंस का चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जैसे हम सब सुनते हैं, ऑडियंस का रुझान है अब कि स्टेज भरी हुई होनी चाहिए, इनोवेशन भी होती रहनी चाहिए बेसिकली। अब हमारे कॉस्ट्यूम्स पे काम होता है, हमारे लाइट्स वगैरह पे काम होता है, हर एक कैरेक्टर पे अब हमें कैसी लाइट्स चाहिए, हमें कैसा मेकअप चाहिए, कैसा कॉस्ट्यूम, वो चीज़ें बहुत टेक्निकली काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, इम्प्रोवाइज हुई हैं। और ये ग्रुप कथक जो है, ग्रुप कथक अब अपने आप में इस कला को उस तरह से निखार रहा है। अब क्या समझती हैं कि जैसे बिरजू महाराज जी, सोनल मान सिंह जी, वो मतलब अकेले परफॉर्म किया करते थे, लेकिन आजकल जो कथक डांसर है उसको एक सपोर्ट मिलती है बाकी कथक डांसर्स की भी, उसके साथ लाइट्स की सपोर्ट भी है, म्यूजिक भी उस तरह से अब दिया जाने लगा है। सर मैं वही बात कर रही हूँ, यही फर्क है। और लेकिन उनके टाइम में लाइव हुआ करता हाँ था। जी, अगर तबला बज रहा है, तबला लाइव बज रहा है। हाँ जी, अभी भी लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर जम्मू में नहीं लाइव परफॉर्मेंस हो रही, बट जम्मू में भी होती हैं लाइव परफॉर्मेंसेस। बाकी अगर हम देखें, हम पंजाब में देखें, पंजाब में लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं। बट बात वही आ जाती है कि अगर हम जैसे घरानेदारी परंपरा से लोग सीखते हैं, अब दिल्ली में कथक केंद्र है, वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी तो एक यूथ ही है ना, उनमें उस तरह का भाव है सीखने का। लेकिन जो शॉर्टकट्स चाहते हैं, जो जनरेशन शॉर्टकट चाहती है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वो बस थोड़े थोड़े पीसेस में ही रह जाती है। लेकिन जो पूरा रियाज के साथ अपने आप को पूरा रिप्रेजेंट करता है, सीरियसली जो इस कला का होके रह जाता है ना, वही निखर के सामने आता है। आपके स्टूडेंट में ज़्यादा कौन है, लड़कियां हैं कि लड़के हैं? नहीं, क्योंकि लड़कों का भी काफ़ी रिस्पांस रहता है। हमारे स्टूडेंट्स में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। कितने शॉर्टकट अपनाते हैं? कितने स्टूडेंट्स आपको नज़र आते हैं कि वो बाहर में जाके थोड़ा सा और भी काम कर पाएंगे? अच्छा, सीरियसली तो ऑलमोस्ट जो लड़के होते हैं वो वेस्टर्न से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अब उनको ये समझ आ गई है कि ये सारे डांस फॉर्म्स जो हैं वो निकली कथक से ही हैं। अगर हमारा फुटवर्क है, हमारी आंगिक चेष्टाएं हैं, ये सब वेस्टर्न डांस फॉर्म्स जो हैं वो कथक, अगर कथक स्ट्रांग होगा ना तो आप कोई भी डांस कर सकते हैं। इसीलिए कथक सीखना ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी कितनी आवश्यक है सर? अब अगर आप फ्यूज़न की बात करते हैं कि अलग अलग डांस फॉर्म इकट्ठी करके एक नई चीज़ पेश करना, लेकिन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को बचाना कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो ओरिजिनल ही है। जैसे हम बात करें कथक की, अगर हम कथक की ओरिजिनलिटी को लेके, अगर उसकी शास्त्रीयता को लेके साथ साथ चलें और उस चीज़ को
फ्यूजन के साथ काम करें। ऐसा नहीं कि इस पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन उसकी शास्त्रीयता को भंग ना करते हुए, तो वो एक अलग से चीज़ निखर के फ्यूजन सामने भी आती करें है। लेकिन साथ में उसको भी हाँ बचा जी, के रखें। एक अलग से चीज़ निखर के सामने आती है। जैसे हम खुद अपने ग्रुप्स में काम करते हैं, जैसे मैं डॉक्टर प्रिया दत्ता जी के साथ परफॉर्म करती हूँ, उनकी एक क्वालिटी है, ये है कि वो कथक की शास्त्रीयता को कहीं भंग नहीं होने देते। अच्छा। वो कथक की शास्त्रीयता को लेके एक नई चीज़ क्रिएट करती हैं, उससे और निखर के सामने चीज़ आती है। एक्सपेरिमेंटेशन और तो जरूरी है। हाँ जी, और वो परफॉर्मेंस सराहनीय है, हर एक आप परफॉर्मेंस। इस पर मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप यूथ्स को क्या संदेश देंगे, मैं ये कहूँगा कि आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके बच्चे नृत्य में हाँ जी कुछ करना चाहते हैं। सर, मैं तो पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आपको पहले तो अपने बच्चे की सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब हम बुक वॉर्म्स तो नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रेस का कारण बनती है, और स्ट्रेस से को रिलीज़ करने के लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आना पड़ता है, इन विधाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, अपने आर्ट कल्चर के साथ जुड़ना पड़ता है। जब हम अपने बच्चे को कल्चर के बारे में बताएंगे कि हमारा ये फोक है, हमारे ये फोक सॉन्ग्स हैं, हमारा ये क्लासिकल डांस है, तो बच्चे का रुझान बदलेगा, और जब बच्चे का रुझान बदलेगा, उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होके पीसफुल उसमें जाएगा एटमॉस्फेयर में, और वो अपने एकेडमिक्स में 100% अपना देगा, और उससे पेरेंट्स को पता चलता है कि कितना ग्रोथ में फ़र्क पड़ा है। उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन सा स्पार्क है, हाँ जी। फिर उसको फिर प्रोत्साहन भी देना चाहिए। क्योंकि पहले जैसे पेरेंट्स थे, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल तो हर कोई हर चीज़ से चाहता रूबरू है, उनको पता है कि हमें अब आगे क्या कराना है। तो मेरा पेरेंट्स को यही संदेश है, बीइंग अ पेरेंट मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़ना, अपने डांस फॉर्म के साथ जोड़ना, और फिर उनका एकेडमिक्स में रिजल्ट देखना, वो एक अलग लेकिन ही। अंत में मैं पेरेंट्स के लिए आपकी एक और सजेशन चाहूँगा कि बच्चों को जब आप प्रमोट करते हैं डांस फॉर्म में, कितना नेगेटिव है उस पर प्रेशर डालना बच्चे को कि रियलिटी शो जीत के आओ। नहीं नहीं सर, ऐसे हम जब बच्चे को तैयार करते हैं ना, हम बच्चे को यही कहते हैं, प्राइज मायने नहीं रखता है, पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। पार्टिसिपेशन होनी अपने आप में एक ज़रूरी चीज़ है। जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और मुझे कितना इम्प्रोवाइज़ करना है अपनी चीज़, इस आर्ट फॉर्म को। जब बच्चा वहाँ जाके लाइव ये चीज़ देखता है ना, फिर उसके अंदर ये स्पार्क पैदा होती है कि अब मुझे इससे ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा। स्पिरिट होनी चाहिए। नहीं, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तभी आती है जब हम स्टेज पे सोलो मतलब या ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कितना इम्प्रोवाइज करना है इसके बाद। तो इससे सर बहुत फ़र्क पड़ता है। चलो उम्मीद करेंगे मैम जो आपने कहा वो पेरेंट्स समझ पाएंगे। आप एक्सेट्रिया स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी शिवानी कपूर जी से। उन्होंने कहा कि आप अगर क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको सीरियसली इसमें जाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप अपने मन को भी संतुष्टि दे पाएंगे और परफॉर्मेंस भी बेहतर दे पाएंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।